हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10 को। पिछले लेक्चर में हमने ये हमारी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले वाली जितनी भी थ्योरम्स थी उन सब को कंप्लीट कर लिया था। तो अब फाइनली हम क्वेश्चंस में पहुंच गए। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं करना। तो एग्जांपल्स हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, हमें 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है और उसके लिए हमें इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसके अंदर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन थी मैट्रिक्स के इन्वर्स के एग्जिस्ट करने की। वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या थी कि मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसका डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो जाए। ये वाली कंडीशन कि ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, यानी नॉन सिंगुलर होती है। ये वाली कंडीशन थी। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ही निकाल कर देखेंगे। ये वाली मैट्रिक्स है हमारी ए। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमने जैसे हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो 1 ये वाला एलिमेंट होता है। हमने 12th क्लास में निकाला है एलिमेंट डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं देखें। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट इंटू ये जिस रो जिस कॉलम में है इसको छोड़कर ये वाली सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 3 - 3 4 - 4 ये वाला। अब फिर क्या हो जाता है, ये वाले अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। यहाँ पर प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। मान लो एक एंट्री और होती तो फिर माइनस, ऐसे ऐसे करके साइन चलते रहते। जैसे यहाँ पर 1 के साथ प्लस आ गया, फिर यहाँ पर ये वाला 1 है, इसके साथ क्या आएगा माइनस साथ में। तो -1 इंटू ये वाला जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ दो, ये बच गए 1 -3 -2 -4। ये वाला डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। प्लस ये जो 3 है यहाँ पर, ये 3 इंटू में इसके साथ प्लस का सिंबल आएगा। जिस रो और जिस कॉलम में इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 3 -2 4। ये वाला डिटरमिनेंट सब मैट्रिक्स है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ से सोल्व करके हमें मिला 1 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा -12 और फिर ये वाली जब मल्टीप्लाई होती है तो माइनस साइन आता है, तो ये वाला होगा। जैसे यहाँ से हो गया -12 माइनस और -4 इंटू -3 की मल्टीप्लाई हो गई 12। तो ये आ गया -12 -12, तो माइनस के 24 आ जाएगा फर्स्ट वाले टर्म से। ऐसे इसमें -1 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई जब होगी तो -4 आएगा। -2 और -3 की मल्टीप्लाई जब होगी तो 6 आएगा। -4 -6 और बाहर -1 है, तो ये यहाँ से ये बनेगा -1 इंटू -10। ऐसे ही यहाँ पर 3 इंटू में यहाँ पर क्या बनेगा -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ से 2 बन जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को सोल्व करके हमने निकाला -8 आ गई डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, यही अब हमें करना है। ए का डिटरमिनेंट तो आ गया। अब देखो ए का डिटरमिनेंट क्या आया, नॉन जीरो आया है, तो इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब ए इन्वर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने प्रूव किया था इस चीज़ को कि जो ए का इन्वर्स है वो किसके इक्वल होता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, ये वाली चीज़। तो हमने ए का डिटरमिनेंट तो निकाल लिया, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए और निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सारे एलिमेंट्स के, ए की जितनी भी एंट्रीज़ हैं। तो पहले हमने 1 1 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, A11। A11 का मतलब क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 इंटू में डिटर्मिनेंट। ये वाला एलिमेंट 1 1 है ना, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। जैसे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में इसको छोड़कर ये वाली जो सब मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट -3 -3 -4 -4। तो अब यहाँ से इसने सिर्फ यही वाला क्यों लिख रखा है, ये वाला, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए वो 1 नहीं हो जाएगा, तो वो लिख नहीं रखा साथ में, प्रोडक्ट में 1 ही है। तो यहाँ से सोल्व करके हमें मिल गया -24। ऐसे ही अब A12 निकालेंगे।
A12 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, A12 में आएगा -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, इंटू में डिटर्मिनेंट 1 2 है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट मिलेगा 1 - 3 2 - 4, तो 1 - 3, तो ये मिल गया 1 - 3 2 - 4 यहाँ पर, है ना। और बाहर ये -1 क्यों लगा रखा है, क्योंकि -1 की पावर 3 है, वो -1 देगा, इसलिए तो ये वाला -1 बाहर लगा रखा है। तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस ये वाला, और यहाँ से क्या हो गया -4 और -6, तो -10 और बाहर -1 लगा हुआ है, तो +10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये A12 आ गया। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं, A13 भी निकल जाएगा, ऐसे -1 की पावर 4 हो जाएगी, वो 1 बन जाएगा, इंटू में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, जब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो ये बनेगा ये इस वाली का डिटरमिनेंट आएगा 1 4, है ना, इस वाली का, तो 1 2, देखो यही लिख रखा 1 3 - 2 4, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। ऐसे ही A21 A21 A22 A23 ये वाले हो गए, A31 A32 A33, ये सब निकाल लिए हमने। अब इन सब की जो भी वैल्यूज़ आई हमें पुट करनी है मैट्रिक्स के अंदर, और उसका ट्रांसपोज लेना है। जैसे A11 था, A11 वाला कोफैक्टर वो किसके इक्वल आया था, -24 आया था, देखो यहाँ से ये रहा -24। A12 वाला कितना आया था, A12 वाला 10 आया था, तो ये वाला 10 यहाँ पर रख रखा A12 एलिमेंट की जगह पर, A13 वाला 2 आया था वो यहाँ पर रख रखा है, एंड सो ऑन, A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये पुट करके सारे, और इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना होता है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये बन गया -24 10 2 -8 2 2, और ये -12 6 2, ये वाली मैट्रिक्स बन गई एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गई, हमें तो ए का इन्वर्स निकालना है, तो ए का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू -8 आई थी, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी जो ये मैट्रिक्स मिली थी, -1/8 है, ये कुछ ऐसा टाइप का है ना, के इंटू मैट्रिक्स बी, तो इस ये स्केलर है -1/8, इस के की वैल्यू -1/8 है, तो ये सारे बी के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो जैसे यहाँ पर क्या बनेगा -24/-8 होगा, माइनस से माइनस हट के, और 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर -8/-8 होगा तो 1 आ जाएगा, -12/-8 होगा तो फिर माइनस से माइनस कट गया, और फिर 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो 3/2 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके इन सारे एलिमेंट्स को -8 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाली मैट्रिक्स है, हमें ये क्या मिल जाएगी, ए का इन्वर्स मिल जाएगी, जो गिवन मैट्रिक्स ए थी उसका इन्वर्स। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा है तो सबसे पहली बात तो ये चेक करो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम वहीं से बोल देंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो फिर डिटर्मिनेंट चेक किया, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो हम वहीं से बोल देंगे कि डिटर्मिनेंट 0 है तो मैट्रिक्स तो हमारी सिंगुलर बन गई। तो ये वाली जो टर्म थी एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए का डिटरमिनेंट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा, तो तब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर सिंगुलर हो जाएगी तो। और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया है तभी हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम इस वाले फॉर्मूले से इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आगे एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अब हम आराम से कर पाएंगे उनको। अब इसके बाद है ये वाला एग्जाम्पल, ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है और ये बोल रखा है डी का इन्वर्स निकालो। अब देखो एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, कुछ सिर्फ डायगोनल एंट्रीज है ना, उनकी वैल्यूज़ दे रखी है कुछ D1 D2 D3 D4, और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी 0 है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये डायगोनल मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे 0 हैं, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, वेयर नन ऑफ D1 D2 D3 D4 इज 0, इनमें से कोई भी 0 नहीं है, D1 D2 D3 D4 सारे नॉन 0 हैं। ठीक है, फाइंड डी इनवर्स, डी का इनवर्स निकालो क्या होगा। ठीक है, एक बार तो हम यही वाली प्रोसेस से निकालते हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था, इसकी हेल्प से
फिर आगे जाकर हम इसका लास्ट में सॉल्यूशन निकालने के बाद भी हम एक कंक्लूज़न निकालेंगे, और वो हर एक डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा जब उसका डिटर्मिनेंट अगर पूछा होगा। तो पहले हम इसको इसी प्रोसेस से निकालते हैं जैसे हमने ए का इन्वर्स पिछले एग्जाम्पल में निकाला है। फिर उसके बाद ये है ना जो यहाँ पर स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स रखी है डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसका एक फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट निकालने का, जिससे हम मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को देखते ही उसका डिटर्मिनेंट बता सकते हैं। लेकिन वो वाली चीज़ को हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो जनरल प्रोसेस है उसके थ्रू निकालते हैं। ठीक है, डी ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमें देखना है डी का डिटर्मिनेंट। डी का जो डिटर्मिनेंट होगा, जैसे हमने पहले एक्सपेंड किया इस वाले के लिए, फर्स्ट रो के अलोंग मान लो हमने एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके साथ प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे होता है प्रोसेस। D1 ये वाला D1 इंटू करके क्या करना होता है, इसका कोफैक्टर मतलब इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट बनेगा, ये वाला D2 0 0 D3, ये वाला जो जैसे यहाँ पर लिख रखा कोफैक्टर ऑफ D1, ये वाला बन गया। इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के लिए फिर से इसकी ये वाले रो है इसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तो D2 इंटू में क्या हो जाएगा, इसको और इसको छोड़कर ये वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, D3 इंटू D4 माइनस 0, तो ये कुछ ऐसा बनेगा D2 इंटू D3 D4 माइनस 0, तो ये बन जाएगा D2 इंटू D3 D4। ठीक है, और जब इसके अलोंग निकालेंगे 0 0 के अलोंग निकालेंगे जब इस वाले के अलोंग निकालेंगे तो यहाँ पर तो 0 है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 0 ऑफ समथिंग, कुछ भी हो जाए, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे भी तो कुछ भी आ जाए, तो ये तो 0 ही बनेगा। ऐसे ही इस यहाँ वाले ये वाले 0 है, प्लस का 0 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ से भी 0 इंटू समथिंग होके 0 ही बनेगा, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, D1 का कोफैक्टर हमें 0 मिल गया, है ना। तो इसलिए ये वाला निकाल के दिखा रखा है D1 का कोफैक्टर, क्योंकि हम अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना, जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट A11 इंटू में उसका कोफैक्टर A11 प्लस का उसका एलिमेंट A12 इंटू में उसका A12 प्लस एंड सो ऑन A1n और उसका कोफैक्टर 1n, ये वाला डिटर्मिनेंट होता है अगर हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे हमने D1 लिखा और D1 का कोफैक्टर लिखा, तो D1 के कोफैक्टर की वैल्यू ये आ गई D2 D3 D4, तो इसलिए ये आ गया। और प्लस में अब देखो इसके प्लस में ये भी तो होता है A12 इंटू में उसका कोफैक्टर। अब देखो यहाँ पर A12 तो 0 है, तो 0 इंटू में इसका कोफैक्टर कुछ भी आए तो 0 इंटू में होके ये तो 0 ही बन जाएगा। ऐसे ये वाला होगा जब A13 इंटू में इसका कोफैक्टर कुछ भी मिले, A13 0 है तो इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर भी 0 बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट है, ये 0 है, इंटू में इसका कोफैक्टर करेंगे वो वाली चीज़ भी 0 आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इन वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये वाले एलिमेंट्स यहाँ से हमें 0 0 ही मिलेगा हमेशा, जो डिटर्मिनेंट वाली टर्म है उसके अंदर। तो इसीलिए सिर्फ D1 इंटू इसका कोफैक्टर है ना, वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए यही वाला लिख रखा है यहाँ पर D1 D2 D3 D4, क्योंकि D1 ये एलिमेंट था और इसके कोफैक्टर A11 की वैल्यू कितनी आ गई, D2 D3 D4। अब देखो इसने क्वेश्चन में लिख रखा है कि इनमें नन ऑफ दीज इज़ 0, इनमें से एक भी 0 नहीं है, तो इनकी प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आ जाएगी, तो इसलिए नॉन जीरो है। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि जो डिटर्मिनेंट है गिवन मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो है। गिवन मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो डी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें इन्वर्स निकालना पड़ेगा उसी फॉर्मूले से, एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें फिर से वही कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। जैसे हमने D1 वाला एलिमेंट है, ये A11 है ना, इसकी वैल्यू D1 दे रखी है, इसका कोफैक्टर निकाला है, ये आ गया। अब देखो जैसे ये वाला एलिमेंट A12, इसका कोफैक्टर अगर हम निकाल लेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे और ये A12 वाला एलिमेंट है, जैसे A12, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, इंटू में डिटर्मिनेंट,
इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे क्योंकि ये A12 एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे और जो बची हुई सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 0 0 ये बचा है 0 D3 0 0 0 D4 है ना, ये बचा। अब इसमें देखो ध्यान से, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए इसके अंदर हमें एक कॉलम पूरा का पूरा 0 मिल गया, फर्स्ट वाला कॉलम, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि हमने ये रिजल्ट पढ़ रखा है पिछली क्लासेस के अंदर कि जब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो या कॉलम अगर 0 बन जाता है तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो जो ये सब मैट्रिक्स थी ना, ये वाली, इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया, इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया, तो इसकी -1 से मल्टीप्लाई होकर A12 मिल रहा था, तो इसका मतलब A12 भी 0 हो गया। तो ये वाला जो एलिमेंट था 0, जो कि A12 की वैल्यू थी, इसके लिए हमें वो फैक्टर 0 मिल गया। हम जैसे इस वाले एलिमेंट के लिए देख लो, अब इस वाले के लिए देखेंगे, ये A13 एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर होगा -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा। इनटू में सब मैट्रिक्स जो बचेगी उसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये A13 एलिमेंट है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके कब आएगा, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, अब इसको डिलीट करके देखो क्या बचा, 0 0 0 और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। अब इस वाली मैट्रिक्स में भी तो ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम यहाँ पर लिख देंगे तो ये एक कॉलम 0 बन गया आइडेंटिकली, तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 आ जाएगा, मतलब कैपिटल A13 है वो भी 0 आ जाएगा। ऐसे ऐसे ही अगर हम देखेंगे ना, तो ये जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे, जैसे इस वाले एलिमेंट का देख लो, इस वाले का A14 का, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये वाला पूरा 0 बन जाएगा। अब ये फर्स्ट रो के सारे कोफैक्टर्स ऐसे निकल गए। अब जैसे ये वाला A21, कैपिटल A21, मतलब ये स्मॉल A21 है, इसके लिए कैपिटल A21 कोफैक्टर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 1 करके इनटू में मल्टीप्लाई करके इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ से रो 0 बन जाएगी। देखो एक रो 0 बन गई, तो जो ये और ये तीनों लेकर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये 0 बन जाएगा। ऐसे ही जितने भी ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ना, सारी मैट्रिसेस के लिए ट्रू नहीं होता, लेकिन ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, इसके लिए ट्रू हो रहा है ये कि ये सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, इन सब के लिए जो कोफैक्टर्स आएंगे वो 0 बन जाएंगे। तो हमारा काम बचा नॉन डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर निकालना है। जैसे फर्स्ट वाले डायगोनल एलिमेंट D1 के लिए हमने कोफैक्टर निकाल दिया था, वो किसके इक्वल टू आया था, इसके इक्वल टू आया था D2 × D3 × D4। ऐसे ही D2 के लिए देखो, D2 के लिए, D2 कौन सा है, A22 वाला एलिमेंट है, तो कैपिटल A22 है ना, वो वाला कोफैक्टर निकलेगा इसके लिए। तो -1 की पावर 2 + 2 होगा तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। तो इनटू में हम इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, D1 0 0 है ना, D1 0 0 0 D3 0, देखो 0 0 D4, ये यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसमें भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, जैसे ये वाला 3 × 3 का डिटरमिनेंट बच गया, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, इसमें होगा D1 इनटू में इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे D3 × D4, माइनस के 0 आएगा तो D1 × D3 × D4 आ जाएगा। अब माइनस के -0, यहाँ से ये वाला जो 0 है, -0 × समथिंग होकर ये 0 बन जाएगा, +0 × समथिंग होकर 0 हो जाएगा, तो ये प्लस में 0। तो ये वाला जो सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, D1 D3 D4, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो D2 का कोफैक्टर है वो D1 D3 D4 आ गया। ऐसे हम D3 और D4 के कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है, D3 और D4 के कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब सारी यही बात लिख रखी है कि सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के जो कोफैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के जो कोफैक्टर्स हैं। तो इसीलिए अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स D क्या आ जाएगा, जैसे D1 का कोफैक्टर यहाँ पर आएगा जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, D2 × D3 × D4 आई थी, और यहाँ पर ये वाले एलिमेंट का तो कोफैक्टर 0 हो गया था, इसका भी 0, इसका भी 0, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के तो 0 0 हो गए थे। यहाँ पर D2 का कोफैक्टर आएगा, D2 का कोफैक्टर कितना आया था हमारे पास, D1 × D3 × D4, देखो ये D2 का आया था। ऐसे ही D3 का थर्ड जो डायगोनल पे जो थर्ड एंट्री यहाँ पर आ जाएगा D1 D2 D4, ये वाला,
और D4 का कोफैक्टर D1 D2 D3 आए थे वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो अब ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, उसी के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे इस रो को इस कॉलम में चेंज करोगे, ये वाली एंट्री तो यहीं रहेगी, फिर भी ये वाले 0 0 यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। अब ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे तो ये A22 वाला एलिमेंट तो फिर भी यहीं पर रहेगा, तो ये यहाँ पर 0 हो गया, ये D1 D3 D4 आ गया, ये 0 0 ये जो दोनों 0 थी ये नीचे आ गई, ऐसे ही करके। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये निकल गया। अब हमें ए का इन्वर्स डी मैट्रिक्स मान रखिए, तो डी का इन्वर्स निकालना है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ डी। तो 1/D1 इंटू D2 इंटू D3 इंटू D4। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो यही आई थी, D1 इंटू D2 इंटू D3 इंटू D4। ठीक है, तो ये लिख दी इंटू एडजॉइंट ये वाली मैट्रिक्स जो अभी हमने निकाली थी। अब इस वाले स्केलर की जब सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर D2 इंटू D3 इंटू D4 है, और ये है D2 D3 D4, और इस यहाँ पर है D1 D2 D3 D4। ठीक है, तो यहाँ पर D1 नहीं है, ऊपर D2 D3 D4 तो कैंसिल हो जाएंगे, D1 नहीं है तो 1/D1 बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर D2 नहीं है तो इसमें नीचे D2 है, तो बाकी तीनों तो कैंसिल हो जाएंगे, D1 D3 D4 D2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 1/D2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 1/D3 1/D4 आ जाएगा, 0 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 ही बन जाएगा। और ये भी हमें गिवन है कि D1 D2 D3 D4 है, वो कौन सा भी 0 नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो डायगोनल है, ये वाली सारी एंट्रीज हैं वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएंगे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो नॉन जीरो हैं। तो हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ये ए इनवर्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आगे वाला ये वाला रिजल्ट बाद में आएगा, इससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, जैसे इसमें पहले 4-5 क्वेश्चन तो वही हैं सेम जो हमने प्रूव किए हैं अभी, पहले जो हमने थ्योरम्स प्रूव की थी उन्हीं के अंदर आ चुके हैं, तो वही रिपीट करके दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफाइन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड शोज दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब रिवर्स ऑर्डर में खुलता है प्रोडक्ट का एडजॉइंट, जहाँ पर ए और बी दो n क्रॉस n की नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये वाला रिजल्ट हमने अपनी पीछे थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं हम। डिफाइन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड शो दैट द इनवर्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, ये भी हमने दिखाया है। हम मैट्रिक्स ए का इनवर्स लेकर चले थे, बी और सी दो मैट्रिक्स लेकर चले थे, और हमने दिखा दिया था कि बी और सी बराबर है, इनवर्स यूनिक होता है। ठीक है, और डेफिनेशन बताने की इनवर्स होता क्या है, वही वाले कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, तो बी n क्रॉस n की मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए तो इन्वर्टिबल होती है मैट्रिक्स, और उसका इन्वर्स बी होता है, वही वाली चीज़। अब सेकंड वाला, प्रूव दैट इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल देन सो इनवर्स, ये भी हमने प्रूव किया था कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए का इन्वर्स है वो भी इन्वर्टिबल है, मतलब कि ए इन्वर्टिबल का मतलब कि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो ए इन्वर्स का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली चीज़ प्रूव की थी कि ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, ए डिटरमिनेंट के इन्वर्स के इक्वल होता है। अगर ये नॉन जीरो है तो ये वाली चीज़ भी नॉन जीरो आ जाती है। ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर दिया था अपनी पिछली थ्योरम्स के अंदर। अब थर्ड में दे रखा, प्रूव दैट इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू दिस। ये तो हमने किया ही था कि अगर नॉन सिंगुलर ए का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है, बी का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है, तो ए बी का इन्वर्स है वो इसके इक्वल होता है। हमने पहले देखा था कि ए बी का डिटरमिनेंट है वो भी नॉन जीरो आ जाएगा, और ए बी का इन्वर्स ये शोक्शु वाली प्रॉपर्टी है, इसको हमने प्रूव किया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। ठीक है, और इनमें से ये सारे हमने कर लिए हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, थ्योरम्स के अंदर ये वही वाले थ्योरम्स दे रखे हैं। तो अगर इनमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप एक बार पिछले वाले लेक्चर देख सकते हैं, या फिर अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला रिजल्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाला प्रूव किया था। प्रूव दैट द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, ये वही वाले है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब वही होता है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, कि अगर इन्वर्टिबल है मैट्रिक्स तो वो नॉन सिंगुलर होगी, और नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी। यही वाली चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। तो ये वाला रिजल्ट भी हमने कर लिया है पीछे।
ठीक है। तो अब एक जो इन्वर्स निकालना है, अब जैसे ये 6th वाला एग्जांपल है, अब देखो इसमें इन्वर्स निकालना है। कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। तो ये 3 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से जिस पार्ट में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, पहले तो ये चेक करना है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो हमें इन्वर्स निकालना है। ठीक है। ऐसे 5th वाले में देखो ये मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई करो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू है ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी के। अब देखो ये वाली थ्योरम हमने पढ़ी थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू होता है ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी के। अब इन्होंने ये बोला है कि इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए ये वाली थ्योरम है ना, इसको वेरीफाई करके दिखाओ कि ये वाली थ्योरम वैलिड होती है। तो हमें करना पड़ेगा ए का एडजॉइंट निकाल लेंगे और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू निकालेंगे और वो इक्वल आनी चाहिए इस वाली चीज़ के। ठीक है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं 5th और 6th दोनों एग्जाम्पल्स को, क्योंकि हमने ये वाली चीज़ें की हैं। बाकी फिर हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फुल्ली सोल्व करके कि कैसे हम इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। और उससे पहले हम एक बार, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो लेक्चर, तो जो छोटे वाले है ना, इनमें से मतलब जो ऐसे हैं जिनके प्रूफ्स थोड़े छोटे हैं, वो वाले हम प्रूव कर लेते हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे ये वाला 7th वाला देखो, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए इज़ नॉन सिंगुलर। ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेज हैं सेम ऑर्डर के, जैसे ए अगर एन क्रॉस एन की है तो बी भी एन क्रॉस एन के, सेम ऑर्डर के हैं और नॉन सिंगुलर है, मतलब कि ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है और बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है। ठीक है। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स बी ए का डिटर्मिनेंट बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है। और नहीं देखो, सॉरी, ये लिख रखा है ए इज़ नॉन सिंगुलर, बी के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि बी सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। बी सिर्फ एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है। वो सिंगुलर भी हो सकती है, नॉन सिंगुलर भी हो सकती है। सिर्फ ए के बारे में बता रखा है कि ए नॉन सिंगुलर है। ठीक है। तो हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है कि इस ये वाला जो इन्वर्स ये वाली मैट्रिक्स है ए इन्वर्स बी है, इसका डिटरमिनेंट बी के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है। तो हम ये वाला देखो प्रूव करते हैं। 7th वाला, ए और बी दो एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ये दे रखा है कि ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। हमें प्रूव करना है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है हमें। ठीक है। तो ए अगर एन क्रॉस एन की है तो ए इनवर्स भी एन क्रॉस एन की हो जाएगी, है ना, और बी एन क्रॉस एन की दे रखी है और ए मैट्रिक्स भी एन क्रॉस एन की दे रखी है। तो ये तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर के हैं। तो जब हम ये डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, मतलब इस वाले डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अलग अलग ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट। ये वही वाली चीज़ से जनरलाइजेशन है कि जैसे हम लिखते थे ए और बी अगर सेम ऑर्डर की हैं, दोनों एन क्रॉस एन की हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो हम और सेम ऑर्डर की हैं स्क्वायर में भी, तो इसके डिटरमिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी के डिटरमिनेंट को ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। तो अब ये तीन मैट्रिसेज के लिए तीनों सेम ऑर्डर के हैं और तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग डिटरमिनेंट्स की प्रोडक्ट करके। ठीक है। तो यहाँ से ये लिख दिया। अब हमने एक रिज़ल्ट और पढ़ रखा है कि एक मैट्रिक्स के इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके डिटर्मिनेंट के इन्वर्स के। ठीक है। तो ए के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए के डिटर्मिनेंट की -1 पावर ए के डिटर्मिनेंट का इन्वर्स। ठीक है। यही वाली चीज़ यहाँ पर लिख रखी है। अब ए के डिटर्मिनेंट का इन्वर्स, ये डिटर्मिनेंट तो कोई ना कोई नंबर है, इसकी इन्वर्स का मतलब क्या है, इसका 1/a का डिटर्मिनेंट। ठीक है। इंटू बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अब ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। ठीक है। और ये बात ध्यान रखनी है, ए नॉन सिंगुलर दे रखी है, ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो ये 1/a का डिटर्मिनेंट कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, बी का डिटरमिनेंट बच गया। यही वाली चीज़ तो प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड में, और लेकर चले थे हम ये वाली चीज़। तो अगर यहाँ पर ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ए नॉन सिंगुलर दे रखी थी ना, तो जो बी मैट्रिक्स थी वो कोई भी एन क्रॉस एन की थी, तो अगर हम ऐसा कर दें ना कि उस नॉन सिंगुलर वाले के इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें बी को, और उसके
उसी मैट्रिक्स ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इन्वर्स से प्री और उस मैट्रिक्स से पोस्ट, अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दें किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स को, तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू b के डिटर्मिनेंट के इक्वल आती है। ठीक है, मतलब इस वाली मैट्रिक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा कि b से यहाँ से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू b के डिटर्मिनेंट के ही इक्वल आई। ठीक है, अब इसमें देखो एट्थ वाला क्या बता रखा है। एट्थ वाले में ये बोला है कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिसेज, ए और बी दो इन्वर्टिबल हैं, ए भी n क्रॉस n किया है और बी भी n क्रॉस n किया है, दोनों इन्वर्टिबल है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है और बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है। ठीक है, दोनों नॉन जीरो है। तो ये बोल रखा है कि क्या ए प्लस बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर हमेशा करेगा या नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो काउंटर एग्जांपल बताओ। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमें ऐसा मिल सकता है कि अगर ए भी इन्वर्टिबल है, ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो, बी भी इन्वर्टिबल है, बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो ए प्लस बी का इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे, ऐसा हो सकता है। जैसे अगर ए को हमने मान लिया आइडेंटिटी मान लिया n क्रॉस n की, ठीक है, बी को हमने मान लिया माइनस आइडेंटिटी उतनी ऑर्डर की। देखो ए का डिटर्मिनेंट क्या आता है, आइडेंटिटी है तो ए का डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमें पता 1 आता है तो नॉन जीरो है। अब बी का डिटर्मिनेंट, बी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले तो उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो आएगा, या तो 1 आएगा या -1 आएगा, इसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा, इवन ऑर्डर के या ऑड ऑर्डर के है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 1 आए या -1 आए तो नॉन जीरो आएगा। तो ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर हैं, नॉन सिंगुलर हैं तो इसका मतलब इन्वर्टिबल है। लेकिन ए प्लस बी देखो, ए प्लस बी क्या, तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी को ऐड किया तो क्या बनेगी, n क्रॉस n की जीरो मैट्रिक्स बनेगी। जीरो मैट्रिक्स बन गई तो ए प्लस बी जीरो बन गई, तो ए प्लस बी का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो जीरो होता है, तो इसलिए ए प्लस बी का अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो ए प्लस बी तो क्या हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि नॉन इन्वर्टिबल है। तो हम ये नहीं बोल सकते हमेशा कि अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए प्लस बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा ही, ऐसा इन जनरल ट्रू नहीं है। बट हाँ, प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल है, ये सम के लिए जो नहीं है लेकिन प्रोडक्ट के लिए है। प्रोडक्ट के लिए तो हमने इस रिजल्ट ये वाली थ्योरम को प्रूव किया था कि अगर ए भी इन्वर्टिबल है, बी भी इन्वर्टिबल है, मतलब ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है और बी का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है, तो हमने ये वाली चीज़ प्रूव की थी ना कि ए बी का डिटरमिनेंट है और दोनों अगर सेम ऑर्डर के हैं तो ए बी का डिटरमिनेंट कितना हो जाता है, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, तो ए बी का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो आ जाएगा, तो तब ए बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। मतलब अगर दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो प्रोडक्ट भी पक्का नॉन सिंगुलर होगी, बट सम के लिए ज़रूरी नहीं है कि सम भी नॉन सिंगुलर ही हो। ठीक है, यही वाली चीज़ हमें इस एग्जाम्पल में पूछना चाह रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट वाली तो हमने पीछे थ्योरम्स के अंदर कर ली थी, तो इसलिए एक्सरसाइज में इन्होंने सम वाला दे रखा है कि जैसे प्रोडक्ट का आपने भाई वहीं वहाँ पे कर लिया तो सम का अब यहाँ पर आप वेरीफाई करके देखो कि होता है या नहीं होता। ठीक है, ये 8th वाला एग्जाम्पल था। तो अब देखो एक्सरसाइज के हमारे 4th तक तो हैं वो पीछे हो चुके थे, जो 5th वाला है 5th और 6th एक बार ट्राई करके देखना है, बाकी हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये थोड़े लेंथी पड़ेंगे, तो इस वाले लेक्चर को हम और ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। और अब 6th 7th और 8th को हमने अभी कर लिया, और 9th वाला जो है वो नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसको हम पहले उस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे जो आगे हमने थ्योरी के अंदर छोड़ा था, तो उस वाले टॉपिक को पढ़ के तब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने ये 2 एग्जाम्पल और फिर आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन और उसके एग्जाम्पल्स वो वाली चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो हमारी ये एक्सरसाइज है फिर ये कंप्लीट हो जाएगी, इसका थोड़ा सा ही काम रहता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।